मेरी सुहागरात भी ट्रेन में होनी थी। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मेरा पति आया तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लंबे चौड़े कद का मालिक था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम काजल है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही है। मेरे पापा ने मुझे 12वीं तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही कम पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें विदा कर दिया जाता है। मेरे पापा ने फिर भी मुझे 12वीं तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 10वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी हमसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घराने में थे। मेरा छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपने शादी के कई ख्वाब देखे रखे थे, क्योंकि शादी से पहले मैं अपनी दिल की चीज़ कोई ना ले पाई। मेरी माँ ने यही कहा था कि अपनी दिल की ख्वाहिश अपने पति के साथ में ही करूं। मुझे ये उम्मीद भी यही था कि मेरा पति मेरी ख्वाहिशों का मान भी रखेगा और मुझे समझेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, तो उसमें वो तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पापा से और भी चीज़ों की मांग करते थे। मैंने कई बार अपने पापा से कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन पापा का कहना था कि वो लोग थोड़ा ऊंचे खानदान का हैं। वैसे में तो हमें उनके आगे थोड़ा झुकना पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करने पड़ेगा, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तुझे अच्छे खानदान में ही विहाना चाहती हूँ। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर कोई झंझट नहीं। फिर तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी मेरे पापा की बात कभी कभी ठीक लगती और कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि ना जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है, अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ खानदान वाले देखते हैं और उसी की रजामंदी से शादी तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे पति के खानदान वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव के बहुत दूर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी बारात हमारे घर नहीं आ रही थी। लेकिन कितने भी कम क्यों नहीं आ रहे हो, शादी ब्याह में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरे लिए मेरे पापा सारे इंतज़ाम को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ना जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब कुछ अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन सब चीज़ें ठीक से हो गई और मेरी शादी रोशन के साथ हो गई। मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा सा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था। और ऊपर के जो मेरे ससुराल की औरतें थी, मेरे सास ननद और रिश्तेदार मुझे घेरे हुए थे, जिस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटों की ही बात है। अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मेरा पति मेरे पास ही आ जाएगा, इसलिए कुछ घंटे का सब्र और रखना पड़ेगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब मेरा पति मेरे पहली बार मेरी खूबसूरती देखेगा तो वो मेरी खूबसूरती में खो ही जाएगा और मेरी ना जाने कितनी तारीफ करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डब्बों में बैठ गए। लेकिन अभी भी मेरी सास और ननद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू, जरा घूंघट उठाकर अपना चेहरा तो भी मुझे दिखा दो, मैं भी तो दिन भर कर अपनी प्यारी बिटिया को देखूं। उसकी बात को सुनकर मैंने सर उठाया
और फौरन अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया। लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीचे करके ही रखी। मेरे चेहरे देखते हुए मेरी सास और रिश्तेदार कहने लगे कि बहू तो बिल्कुल चांद की जैसी है। हमारे रोशन के नसीब खुल गए। उस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा रोशन इसे मिल गया, वरना अच्छे अच्छों को मेरा बेटा नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझा कर कहने लगी, देख, मेरा बेटा का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना। जैसा कहे चुपचाप वैसा करना। अब वो तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है, इसलिए उसे खुश रखना, समझ आया? और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के नए नए चोचले को कोई नहीं देखा करता। इसलिए तू भी ये उम्मीद ना करना कि तू रोशन के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर तू उसे खुश रखोगी तो वो भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। बस मैंने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर डिब्बे में आ गए और मेरे सास से कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतज़ाम में इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था। लेकिन जो डब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर देते तो ना जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे, अरे अब रहने भी दो, अब ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? तो मेरी सास कहने लगी कि अरे जो बात है वो तो कही तो जाएगी। आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़ा वगैरह भी देखना बाकी है। अगर मुझे जरा सी भी किसी चीज़ में कमी लगी तो मैं इसकी बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूँगा। मेरी सास की बात को सुनकर मेरा ससुर चुपचाप अपनी सिर को हाँ में हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मेरी ननद को देखकर कहने लगे, चलो अब जो भी है, ये लड़की हमारी घर की बहू है, जैसे भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो भी जितना मिला है उतने में हमें संतुष्ट करके रहना पड़ेगा। मुझे मेरी सास की सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी ना कह सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, मेरी पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल मेरी थोड़ी देर पैर दबा दे। आखिर मेरी बहू होने के मुझे भी तो थोड़ा फ़ायदा उठाने दे। मेरे सास ने फौरन अपना पैर मेरे गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके पैरों को दबाने लगी और बड़ी आराम से वो अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके सोने लगी। मैं दिल ही दिल सोचने लगी कि कहाँ मैं अपनी पति से मिलने की ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफ़ी रात हो गई है, लेकिन ये लोग तो मेरे डब्बे से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में ब्याह कर जा रही हूँ। ये सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा, चलो बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरी बेटी का सेवा करना। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि देख, अपने इन सारी जेवरात का ख्याल रखना, एक भी जेवर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो मेरे डब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से अपने घूंघट को उठाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों से मेरे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंच रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही चली जा रही थी और बाहर दिखती हुई हरियाली जो कि चांदनी रात में जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं चुपचाप से बाहर का नज़ारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी ये मैं सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को आहिस्ता से ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतार कर एक साइड रखा। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैं पहली बार अपनी पति की आवाज़ सुनूंगी। मैं फौरन अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने अपना सिरवानी उतार कर एक साइड सीट पर रख दी
और वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और बालों को एक तरफ किया। उसके इस तरह करने से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैंने सोचा, ये क्या? ये तो आते ही सब कुछ करना शुरू हो गया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोचा, खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो और इसलिए उनसे सब्र नहीं हो रहा। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगी। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी आहिस्ता से अपनी नज़र उठाई और एक नज़र अपनी पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला था। ये देखकर मैं खुश हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मेरा जीवन साथी तो दिया है। वो न सिर्फ शक्ल से अच्छे थे, बल्कि उसकी कद-काठी भी बहुत ही लंबा चौड़ा और मजबूत था। उसकी भरी हुई बाहें, मजबूत हाथ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन सी कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सब करना शुरू किया। उन्होंने मेरे जेवरात एक-एक करके उतारे और उन्हें कपड़ों में रखकर साइड कर दिए। इस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। और मेरा पति मुझे जिस तरह टूट कर चाह रहा था, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे सहूलत का पूरा ख्याल रख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपनी पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। जब ट्रेन की रफ्तार तेज़ थी, उसके बाद ना जाने हम कब मिलन की थकान से इस कदर चूर हुई कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया। उसे सुनकर मैं फौरन उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरा पति डब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वो फ्रेश होने के लिए चले गए होंगे। मैंने फौरन अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढककर मैं जैसे ही बैठे वैसे ही मेरी सास, ननद और ससुर दनदनाते हुए मेरे डब्बे में आ गए। ना जाने किस बात से बुरी तरह परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फौरन उन सबके पैर छुए। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरी जेवरात सही सलामत तो है ना? उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मेरे जिस्म पर एक जेवर भी नहीं था, सिवाय एक लॉकेट के, क्योंकि मेरे पति ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फौरन मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वो देखकर ये हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं था। इससे पहले मैं उनसे कुछ कह पाती, उन्होंने शोर मचानी शुरू कर दी कि अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उस चोर ने ना सिर्फ हम लोगों को लूट लिया, बल्कि सारे जेवर ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के जेवरात को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे कि इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको मैं ठाठ से दिखाऊंगी कि मेरे पास इतने महंगे महंगे जेवरात हैं। लेकिन मैं अब क्या करूंगी? हमारा तो ना जाने लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे से भी हाथ धो बैठे। मेरी सांस बुरी तरीके से रोने लगी। तेरा दिमाग क्या घास चरने गई हुई थी? आखिर तू क्या कर रही थी कि तुझे पता नहीं चला कि तेरे जेवरात कब उतार कर ले गए? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास मेरी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर उसे बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना ज़्यादा हंगामा ना करे कि बाकी के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी सास तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी सास ने कहने लगी कि मुझे तो लगा कि हमारी बहू के कदम हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो अपशगुन निकली। अभी ये तो हमारे घर पहुंची नहीं कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो मैं कभी भी अपने रोशन के लिए ब्याह कर नहीं लाती। फिर वो मुझसे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से ना जाने मेरा कितनों का नुकसान हो गया। अब तू देख, मैं तुझे रोशन से कहकर कितना जलील करवाऊंगी। उसकी बात को सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरी तरह बुरी बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजारे हुए मीठी पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि
मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन यह लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊं। तभी दो आदमी मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के जिस्म पर तो सिर्फ बनियान और एक कच्छा ही पहना हुआ था, और दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरीके से लग रहा था कि वह शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वह ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला। तो वह कहने लगा कि अरे ये बाथरूम के डब्बे में इस तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी कपड़े उतार लिए, और इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी। वो चोर तो ये शेरवानी को भी लेकर फरार हो गया। मैं भी ये सुन रही थी। तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख रोशन, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी। उसने अपनी सारी जेवरात उस चोर के हवाले कर दिए। जब वो चोर उसकी जेवरात को चुरा कर ले जा रहा था तो उसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन ये तो ना जाने कौन सा नशा करके सोई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपनी सास की बातों को सुनकर आहिस्ता में अपनी नज़र उठाकर उस आदमी को देखा, जिसे मेरी सास रोशन कहकर पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे ही होश उड़ गए, क्योंकि वो जिसे रोशन और मेरा पति कह रही थी, वो तो इंसान था ही नहीं, जिसने मेरे साथ कल सुहागरात मनाई थी, जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। या तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किए हुए था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ ये मैं सोचकर परेशान हो गई थी, अगर इनमें से किसी को ये बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वो सब कुछ करके गया है जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तब ये लोग मेरा ना जाने क्या हाल करेंगे। तभी वो दूसरा आदमी कहने लगा कि ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर पड़ा रहा और ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने फौरन ही रोशन के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। कल तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी, कम से कम तुझे बहू का ख्याल तो रखना चाहिए था। लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तूने एक भी रात बहू के बारे में नहीं सोचा कि अकेले वो पूरी रात तेरे बिना कैसे काटेगी। वो कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं है। ये तो तेरे माँ का लाड़ प्यार से बिगड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरा ससुर का इतना ही कहना था कि तभी मेरी सास चीख कर ससुर को कहने लगी कि खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे से कुछ भी कहा, उसकी क्या गलती है? गलती तो इस लड़की की है। अगर वो इस चीज़ों का ध्यान रखता तो हमें आज लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया। चोर ना सिर्फ मेरे जेवरात को ले गया, बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया, और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतने बुरे पति मिला है कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वो चोर जब मेरी जेवरात उतार रहा था तो वो एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वो इसीलिए ये सब कर रहा था ताकि मेरे साथ सब कुछ करने के बाद वह पोटली वो चुपचाप लेकर चला जाए। मैंने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे एक लाल रंग का कपड़ा सीट के अंदर नजर आया। मैंने छूकर फौरन उस कपड़े को खींचा तो वही पोटली थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखे हुए थे। मैंने जैसे ही उस पोटली को खोला तो उसमें से मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैंने जैसे ही उन जेवरात को निकाल कर देखा तो मेरी सांस एक लालची औरत की तरह फौरन वो जेवरात मेरे हाथ से छीन लिया, और उसकी आंखें चमकने लगी और वो खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, जेवरात चोरी नहीं हुए हैं। मैं तो अब तक ये सोचकर मरी जा रही थी कि मेरे लाखों का जेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की मेहनत से बनाए हुए जेवरात पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही है। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि जब तुझे वो पता था कि ये सारी जेवरात पोटली में नीचे करके रखी हुई है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। मैं कब से इनके लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद ही तू मुझे बताती। मैंने आहिस्ता से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी।
मेरी ये बात को सुनकर मेरी सास कहने लगी, मुझे जवाब देती है? खबरदार, जो तूने मेरी बात को पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने फौरन मेरे साइड लेते हुए कहा कि इसमें बहू गलत क्या कह रही है? तुम इतनी देर से उन्हें बोलने तो भी नहीं दे रही थी। आखिर वो बेचारी क्या करती? तू भी देख ले, हमें कितनी समझदार बहू मिली है। उसने सब अपने जेवरात को निकाल कर एक साइड पर रख दिया था। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो चोर इसकी जेवरात को लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, रुपयों का और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया, अब क्या किया जाए? ये सब इस मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अब इसमें क्या किया जा सकता है? क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा? अब चाहे जो भी हो, अब मैं हो तू आपकी घर की ही बहू, आपकी ही घर की इज्जत हूँ, तो अब मैं जैसी भी हूँ। लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपने सास पर उसी बात का पलटवार किया जो उन्होंने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में ये बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ सब कर गया, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इनकी लोगों जैसे के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी कैसे इंसान से करवा दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और उस सुख को मैं जिंदगी भर अपने अंदर महसूस करके रह सकती हूँ। सच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो असली मर्द था। उसने जो मुझे सुख दिया वो ये मोटा आदमी कभी नहीं दे सकता। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को उस जैसा ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत से मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं गई। और उस चोर ने भी मेरे साथ इतनी वफादारी भी निभाई। उसने मेरे साथ सब कुछ करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर नहीं लेके गया। यही सोचकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तो मैंने बहाना बनाते हुए बोली कि दरअसल माजी में खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवर बच गए, और अब अपने रिश्तेदारों में इन जेवरात को पहनकर आराम से जा सकती हैं। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली, हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वो सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया। फिर एक बार मैं फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारों को देखने लगी और ये दिल ही दिल में गुनगुनाने लगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।